हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मानसून का निवर्तन पढ़ेंगे। मानसून का निवर्तन 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। 21 जून के बाद 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की तरफ लौटने लगता है। 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती हैं। परिणाम स्वरूप इस अवधि में पश्चिमोत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में ITCZ भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। ITCZ के दक्षिण में खिसकने के साथ ही मानसून भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। मानसून का निवर्तन भारत में 1 सितंबर से प्रारंभ होता है और 15 अक्टूबर आते-आते मानसून भारतीय उपमहाद्वीप से वापस लौट चुका होता है। मानसून का निवर्तन 1 सितंबर को सर्वप्रथम राजस्थान से प्रारंभ होता है, अर्थात मानसून सबसे देर से राजस्थान में पहुंचता है और सबसे पहले लौटना प्रारंभ करता है। मानसून की अवधि राजस्थान में सबसे कम होती है। मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर और नवंबर के महीने में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तटीय मैदान में होती है। मानसून के निवर्तन काल में पूर्वी तटीय मैदान में होने वाली वर्षा दो कारणों से होती है। अक्टूबर तक आते-आते पहला कारण है इसका, अक्टूबर तक आते-आते मानसून बंगाल की खाड़ी से अत्यधिक नमी प्राप्त कर लेता है। दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने लगता है और पूर्वी मानसून प्रायद्वीपीय प्रवाहित होने लगता है, यानी कि उत्तर पूर्व मानसून प्रवाहित होने लगता है। परिणाम स्वरूप लौटता मानसून एक तरफ बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करता है और दूसरी तरफ उत्तर पूर्व मानसून से मिलकर यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बहने लगता है। यही कारण है मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में पूर्वी तट पर वर्षा प्राप्त होती है। अक्टूबर के महीने में आंध्र प्रदेश के रायसीमा तट पर और नवंबर के महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अक्टूबर के महीने तक बंगाल की खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है। बंगाल की खाड़ी की गर्म सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं प्रदान करती है। अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करते हुए यह चक्रवात पूर्वी घाट से टकराकर यह चक्रवात पूर्व तटीय मैदान पर वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले उष्ण चक्रवात से अक्टूबर और नवंबर के महीने में उड़ीसा के उत्कल तट, आंध्र के रायसीमा तट, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। दोस्तों, इसमें हम जो है चक्रवात भी पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो बनाया है, जिनको समझ में ना आ रहा हो वो शुरू से पढ़ेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। चक्रवात भारत में चक्रवात प्रायः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और पूर्व से पश्चिमी की ओर प्रवाहित होते हैं और पूर्वी घाट से टकराकर पूर्वी तटीय मैदान में वर्षा करते हैं। 21 जून के बाद दूसरे सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 22 या 23 सितंबर को विषुवत रेखा में पर लंबवत चमकने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि ITCZ भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है और 1 सितंबर आते-आते ITCZ भारत के दक्षिण छोर को पार कर जाता है। इसलिए प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में बंगाल की खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है और अरब सागर भी गर्म हो जाता है। बंगाल की खाड़ी की गर्म जल सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की आदर्श दशाएं प्रदान करता है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं और पूर्वी जलधारा के सहारे पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं। पूर्वी जलधारा भारत के ऊपर वर्ष भर प्रवाहित होती है। जलधाराएं धरातल के निकट नहीं बहती हैं। ये जलधाराएं क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह के साथ साथ प्रवाहित होती हैं।
भारत के धरातल के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा के पास जो जलधारा प्रवाहित होती है उसे पूर्वी जलधारा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्ण चक्रवात सितंबर के अंतिम सप्ताह, अक्टूबर माह में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में बनते हैं। परिणाम स्वरूप इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय मैदानों में होने वाली वर्षा सितंबर के अंतिम सप्ताह, अक्टूबर माह में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में होती है। हालांकि वर्षा पूर्वी तटीय मैदान के साथ ही साथ होती है, लेकिन उत्तर भारत का मैदान भी इससे प्रभावित होता है, यानी कि उत्तर भारत के मैदान में चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र को अत्यधिक निम्न दाब होता है। केंद्र में सबसे कम वायुदाब होता है। वायुदाब को मिनी बार में नापते हैं। केंद्र के 920 मिनी बार होता है। चक्रवात सागर सतह पर ही बनती है। केंद्र में निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए हवाओं की गति बहुत होती है। इनकी गति 220 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। केंद्र की ओर बढ़ने वाली हवाएं सीधे केंद्र में न प्रवेश करके चक्रवात रूप में प्रवेश करती हैं। यहाँ पे देखिए बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन चक्रवात में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। जब बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं तो केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाती, जबकि केंद्र के पास पहुंचने पर एक निश्चित सीमा पर हवाएं केंद्र से बाहर ऊपर उठ जाती हैं। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। हवाएं चक्रवात की आंख के पास पहुंचकर एक निश्चित सीमा के सहारे ऊपर उठ जाती हैं। जिस निश्चित सीमा के सहारे हवाएं अभिसरित होकर ऊपर उठती हैं, इसे चक्रवात की आंख की दीवार कहते हैं। चक्रवात की आंख एक शांत क्षेत्र होता है। इसके ऊपर का आकाश मेघ रहित होता है। जब हवाएं आंख की दीवार के सहारे ऊपर उठती हैं तो काले कपासी मेघों का निर्माण करती हैं। कपासी मेघों से वर्षा होती है, लेकिन आंख के ऊपर का आसमान बिल्कुल साफ होता है। यहाँ पर हवाएं बिल्कुल ठहरी हुई होती हैं। हवाओं की गति नहीं होती है। वायुमंडल शांत होता है। चक्रवात की आंख के ऊपर का आसमान साफ होता है। चक्रवात के केंद्र में वर्षा नहीं होती है। यही कारण है कि चक्रवात की आंख में खड़े व्यक्ति को चक्रवात का अनुभव भी नहीं होता। कुछ देर बाद जब चक्रवात भ्रमण करते हुए जब खिसकता है, तब व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। चक्रवात की आंख का व्यास 25 से 30 किलोमीटर, जबकि पूरे चक्रवात का व्यास 500 से 600 किलोमीटर तक होता है। चक्रवात बनने की परिस्थितियां। सागर सतह के जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए ताकि वाष्पीकरण तेजी से हो। यदि सागर सतह जल की सतह का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 24 डिग्री सेल्सियस है तो चक्रवात नहीं पैदा होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पैदा होते हैं, अर्थात विषुवत रेखा के पास। चक्रवात कभी भी महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर नहीं बनते, बल्कि पूर्वी तट पर बनते हैं, क्योंकि पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा व महाद्वीपों के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा पाई जाती है। गर्म जलधारा का वाष्पीकरण होता है। अमेरिका का हरिकेन, चीन या फिलीपींस का टाइफून, भारत का साइक्लोन, ऑस्ट्रेलिया का विली विली, ये सभी महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बनते हैं। कोरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान 0 होता है। विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दायरे में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। कोरियोलिस बल सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, लेकिन ध्रुवों पर सागर जल ठंडा होने के कारण चक्रवात नहीं होता है। उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत। चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। नोट: गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, संघनन की गुप्त ऊष्मा। संघनन: जल वाष्प जब वायुमंडल में ऊपर उठता है तो ठंडा होकर जल बूंदों में बदल जाता है।
जिसे संघनन कहते हैं। जल वाष्प जब जल बूंद में बदलता है तो वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा थी वह फिर से वायुमंडल में फैल जाती है। इसे हम संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में गुप्त ऊष्मा वाष्प में चली जाती है। नोट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा है। चक्रवात की मृत्यु। जब तक चक्रवात की आंख को संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलती रहती है तब तक चक्रवात तबाही करता रहता है। जैसे ही चक्रवात की आंख को मिलने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा बंद हो जाती है, चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। चक्रवात की मृत्यु की दो परिस्थितियां हैं, जब चक्रवात स्थल खंडों में प्रवेश कर जाते हैं तब, जब चक्रवात प्रवाहित होते हुए ध्रुवों की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।